चलो देखो, अब इसके बाद बात करते हैं, ये आपका हो गया प्रभाविता का नियम। अब इसके बाद मेंडल ने क्या बताया, पृथक्करण का नियम बताया। इस नियम को देखते हैं। चलो देखो, पृथक्करण का नियम, मेंडल का दूसरा नियम क्या है, पृथक्करण का नियम। पहले में प्रभाविता के नियम में मेंडल के जितने भी पौधे थे वो सारे के सारे पौधे कैसे उत्पन्न हुए, तो सारे के सारे जो प्रथम पीढ़ी होती है, जो फर्स्ट जनरेशन होती है, वहां पे जो फर्मेंटेशन हुए प्लांट जो होते हैं वो सारे के सारे पौधे क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, या प्रभावी लक्षणों को दर्शाने वाले पौधे होते हैं, या हम कह सकते हैं वो सारे के सारे पौधे कैसे होते हैं, संकर लंबे होते हैं। उनमें लंबा का जो जीन होता है वो मैक्सिमम होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो मेंडल थे उन्होंने 3 नियम बताया, एक होता है प्रभाविता का नियम, और एक होता है पृथक्करण का नियम, और एक होता है स्वतंत्र अपनिर्भरण का नियम। तो प्रभाविता के नियम में उन्होंने एक लंबा पौधा मटर का लिया और एक बौना पौधा लिया, और लंबे पौधे का जीन कैपिटल टीटी था और छोटे वाले पौधे का जो जीन होता वो स्मॉल टीटी था, और उन्होंने उनमें मियोटोसिस डिवीजन करवाया, और डिवीजन करवाने के बाद जो उनका गैमेट्स होता है वो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, और बढ़ जाने के बाद मेंडल ने क्या किया, उन दोनों पौधों के बीच में स्वपरागण करवाया या क्रॉस करवाया, और क्रॉस करवाने के बाद वो उनकी जो फर्स्ट जनरेशन होती है उस जनरेशन में जितने भी प्लांट्स उत्पन्न होते हैं वो सारे के सारे पौधे कैसे होते हैं, संकर लंबे होते हैं। तो जब मेंडल ने प्रथम पीढ़ी को देखा तो उन्हें लगा यार जो भी पौधे फर्स्ट पीढ़ी में, जो पौधे फर्स्ट जनरेशन में फर्मेंटेशन होते हैं, जो उनका निर्माण होता है, क्या वो सारे के सारे पौधे संकर लंबे होंगे, क्या सारे के सारे पौधे और कुछ पौधे उसमें से बौने नहीं होंगे। तो मेंडल को ये बात कुछ हजम ना हुई, और मेंडल ने फिर क्या किया, जो इसके प्रभावी लक्षण बताने वाले जो जीन थे या जो संकर लंबे पौधे थे, तो उस संकर लंबे पौधे का जो जीन होता है वो एक प्रभावी जीन होता है और एक अप्रभावी जीन होता है। और जो आपका प्रभावी जीन होता है, अगर ये प्रभावी जीन अगर अलोन है, अगर अकेला है, तो ये अपने लक्षण को पूर्ण रूप से दर्शा सकता है। अगर युग्मक के साथ में है, अगर गैमेट्स के साथ में है, तो फिर भी ये अपने लक्षण को पूर्ण रूप से दर्शा देगा। अगर बात किया जाए कि जो आपका अप्रभावी जीन होता है, तो अगर ये जो आपका अप्रभावी जीन अकेला जीन होता है तो ये अपने लक्षण को पूर्ण रूप से दर्शा नहीं पाएगा। अगर ये अपने जीन के साथ में है, अगर ये अप्रभावी जीन दोनों युग्मक अपने साथ में है, तो ये जो अपने लक्षण इनके होंगे उस लक्षण को ये डिनोट कर सकता है, उस लक्षण को प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन अगर ये आपका युग्मक अकेला रहेगा तो अकेले में ये अपने लक्षण को नहीं दर्शा पाएगा। क्योंकि इसलिए नहीं दर्शा पाएगा क्योंकि ये एक अप्रभावी जीन होता है, और अप्रभावी जीन हमेशा अपने जीन के साथ ही लक्षण को बताता है। अगर प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन दोनों है तो यहाँ पे जो आपका टी होता है प्रभावी जीन, ये अपने लक्षण को पूर्ण रूप से दर्शा देगा। क्यों दर्शा देगा? क्योंकि ये जो आपका टी होता है यह प्रभावी जीन होता है, और प्रभावी जीन हमेशा चाहे वो युग्मक में हो और चाहे युग्मक में ना हो वो अपने लक्षण को दर्शा सकते हैं, लेकिन अप्रभावी वाला जीन अपने लक्षण को नहीं दर्शा सकता। इसके साथ मेंडल ने प्रथम पीढ़ी के जो पौधे उत्पन्न हुए थे संकर लंबे, उन पौधों को लिया जिनका जीन होता है संकर लंबे पौधे। अब ये जो संकर लंबे पौधे होते हैं ये पौधे आपके प्रभाविता के नियम को दर्शाते हैं, और प्रभाविता के नियम में जो उसकी फर्स्ट जनरेशन होती है वहां पे सारे के सारे पौधे कैसे उत्पन्न होते हैं, तो सारे के सारे पौधे संकर लंबे उत्पन्न होते हैं जो लंबे को प्रदर्शित करते हैं। तो उन्होंने संकर लंबे वाले जीन को ले लिया जिनका जीन होता है टी, प्रभावी टी और अप्रभावी टी। इधर भी हो जाएगा प्रभावी टी और अप्रभावी
प्रभाविटी। अब जैसे मेंडल ने प्रभाविता के नियम में कुछ नियम को अपनाया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो क्या करेंगे कि मियोटोसिस डिवीजन करवाएंगे, अर्धसूत्री विभाजन करवाएंगे। और जब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन करवाएंगे तो इनका जो गैमेट्स होता है, जो इनका युग्मक होता है, वो अलग अलग युग्मकों में क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब अलग अलग युग्मक में बढ़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्रभाविटी और यहाँ पे हो जाएगा अप्रभाविटी। और जब यहाँ पे हो जाएगा प्रभाविटी और यहाँ पर हो जाएगा अप्रभाविटी। उसी प्रकार से मेंडल यहाँ पर भी मियोटोसिस डिवीजन करवाते हैं और डिवीजन करवाने के बाद इनका जो जीन होता है वो अलग अलग युग्मक में बढ़ जाता है। और बढ़ जाने के बाद मेंडल क्या करते हैं, इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं। और जब क्रॉस होता है, अब यहाँ पे टीटी से हुआ तो प्रभावी और प्रभावी दोनों मिल गए। फिर इन्होंने इससे करवाया, इससे करवाने के बाद यहाँ पर भी ये आया, इससे करवाया उन्होंने, तो करवाने के बाद ये आया, फिर इससे जनरेशन से इससे करवा दिया, यहाँ पर ये आया। तो F1 जनरेशन में जो भी उसके पौधे उत्पन्न हुए थे वो सारे के सारे पौधे ऐसे उत्पन्न हुए थे जो संकर लंबे पौधों को बताता है। लेकिन जो उनकी F2 जनरेशन थी, जो उनकी दूसरी पीढ़ी थी, जो उनकी दूसरी जनरेशन थी, उस जनरेशन में जो पौधे उत्पन्न हुए, ये आपका पौधा शुद्ध लंबा होगा, ये पौधा शुद्ध लंबा होगा। और लंबा इसलिए होगा कि जो इसका जीन है वो दोनों जीन क्या है, प्रभावी जीन है, और दोनों प्रभावी जीन समान है, इसलिए ये जो पौधा होगा वो क्या होगा, शुद्ध लंबा होगा। और यहाँ पर टीटी है और यहाँ पर भी प्रभावी और अप्रभावी टी है। हमने आपको बताया कि जो प्रभावी टी होता है अगर वो अकेला भी है तो अपने लक्षण को डिनोट कर सकता है, लेकिन अगर किसी अप्रभावी जीन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो भी अपने लक्षण को डिनोट कर सकता है, लेकिन अप्रभावी वाला जीन अपने लक्षण को इसके साथ नहीं बता सकता, लेकिन ये उस लक्षण को, अपने लक्षण को डिनोट कर सकता है। तो ये आपका प्रभावी है, यानी प्रभावी अपने लक्षण को अकेले में भी दर्शा सकता है। तो ये पौधा हो जाएगा संकर लंबा, ये पौधा हो जाएगा संकर लंबा। उसी प्रकार से इसका भी जीन है और ये भी हो जाएंगे संकर लंबे। अब संकर लंबा ये हो गया। अब ये दोनों, यानी ये आपका शुद्ध लंबा हुआ और ये दोनों जो पौधे हुए वो क्या हो गए, संकर लंबे पौधे हो गए। अब जो आपका तीसरा चौथा पौधा बचता है वो क्या होगा, शुद्ध बौना पौधा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो जीन है वो शुद्ध क्या है, बौना पौधा है। तो ये हो जाएगा शुद्ध बौना। इसलिए मेंडल के जो दूसरे नियम है तो उस नियम में उन्होंने क्या बताया F2 जनरेशन में कि वहां पे एक शुद्ध लंबा पौधा उत्पन्न होता है और दो संकर लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं, और साथ साथ एक क्या होता है, शुद्ध बौना पौधा उत्पन्न होता है। और इसको उन्होंने एक अनुपात के साथ बताया, और इनका जो अनुपात होता है तो यहाँ पे शुद्ध लंबा कितने हैं, एक पौधा है, इसलिए हम इसको एक लिखेंगे और अनुपात का सिंबल लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपका प्रभावी है और यहाँ पर भी जो प्रभावी है, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों संकर लंबे पौधे हैं, इसलिए इनको हम 2 कर सकते हैं और 2 के बाद अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पर आपका शुद्ध बौना पौधा 1 है तो हम इसका 1 कर देंगे। इससे हमको ये पता चलता है कि जो हमारी F2 जनरेशन है, जो मेंडल का पृथक्करण का नियम है, उसका जो दूसरा नियम है, जो इसकी दूसरी पीढ़ी है, उस पीढ़ी में जो गेटा प्लांट्स होते हैं, जो प्राप्त पौधे होते हैं, पहला पौधा शुद्ध लंबा होता है और दूसरे पौधे होते हैं वो दोनों पौधे क्या होते हैं, संकर लंबे पौधे होते हैं। और जो तीसरा पौधा होता है वो क्या होता है, शुद्ध बौना पौधा होता है। और उनके दूसरे पीढ़ी में ऐसे पौधे उत्पन्न होते हैं, और जो उनकी फर्स्ट पीढ़ी होती है, फर्स्ट जनरेशन होती है, उसमें जितने भी पौधे उत्पन्न होते हैं वो प्रभावी पौधे उत्पन्न होते हैं, वो प्रभाविता के नियम को प्रदर्शित करते हैं। अब इसके साथ साथ मेंडल ने 3 नियम बताया था। हमने बताया आपको, पहला होता प्रभाविता का नियम और होता पृथक्करण का नियम, उसके बाद तीसरा होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आपका पहला प्रभाविता पृथक्करण समाप्त हो गया, अब आपका बचता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इनसे क्या है, आपको पता चलता है कि जो भी माता पिता के जो भी जनरेशन है, जो भी उनके लक्षण होते हैं माता पिता के, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। तो माता पिता के जो भी लक्षण होते हैं वो उसके बच्चे में
ट्रांसफर हो जाते हैं, वही होता है अनुवांशिकता या तो वंशागति। यानी माता पिता के जो भी लक्षण होते हैं वो वंशों में जाने की जो प्रोसेस होती है वंशों में चले जाते हैं, या वंशों में जाने की जो प्रक्रिया होती है लक्षणों को, उसको कहा जाता है वंशागति। और जो वंशागति होती है या जो अनुवांशिकी होती है, अब बात थोड़ा सा कर दिया जाए अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी जो वर्ड्स होता है, इस वर्ड्स का यूज सबसे पहले डब्ल्यू विल्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था। डब्ल्यू विल्सन नामक वैज्ञानिक ने अनुवांशिकी जो शब्द होता है, अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था। और अनुवांशिकी क्या होता है? अनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा, अनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा जहां पर हम अनुवांशिकता और विभिन्नता के विषय में या वेरिएशंस के विषय में स्टडी करते हैं, उसको कहा जाता है अनुवांशिकी। और इस अनुवांशिकी का ये जो वर्ड्स होता है, इस वर्ड का यूज सबसे पहले डब्ल्यू विल्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और अनुवांशिकी का मतलब होता है अनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा जहां पर हम अनुवांशिकता और विभिन्नताओं के विषय में अध्ययन करते हैं, उसे कहा जाता है अनुवांशिकता। और जो वेरिएशंस होते हैं और जो विभिन्नता होती है, तो विभिन्नता का मतलब होता है कि जीवधारियों के बीच में पाए जाने वाले जो भी डिफरेंस होते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं, उसको कहा जाता है विभिन्नता। तो विभिन्नता का मतलब होता है कि जीवधारियों के बीच में पाए जाने वाले अंतर या उनके बीच में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? विभिन्नता कहा जाता है। और अनुवांशिकी का मतलब जहां पर हम अनुवांशिकता और विभिन्नता के विषय में अध्ययन करते हैं, उसे अनुवांशिकी कहा जाता है। और अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले डब्ल्यू विल्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था।